हेलो बच्चों, मेरी क्लास में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने मौर्य काल के बारे में विस्तार से पढ़ा था। उसमें हमने चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार के बारे बारे में हमने डिस्कशन करा था। इस बार हम इस वीडियो में हम मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें हम इसके प्रांतीय शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था व सैन्य व्यवस्था के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और अंत में एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन बार बार आते हैं मौर्यकालीन से रिलेटेड, उसको हम डिस्कशन करेंगे। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था। मौर्य शासन व्यवस्था का जनक चंद्रगुप्त था। इसके नेतृत्व में भारत ने सर्वप्रथम राजनीतिक केंद्रीकरण के दर्शन किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। राजा में सभी अधिकार व शक्तियां निहित थी। जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था होती है उसमें जो राजा होता है वही सर्वे सर्वा होता है। उसको सारी शक्तियां प्राप्त होती है और अंतिम निर्णय राजा के द्वारा ही लिया जाता है। वह किसी को भी दंड दे सकता है और किसी को भी माफ़ कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में जो राजा होता है वही सर्वे सर्वा होता है। कौटिल्य के अनुसार राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों पर सम्राट का पूर्ण नियंत्रण था। कौटिल्य राज्य के सप्तांगों में सम्राट को ही सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है। कौटिल्य राज्य के सप्तांगों में सम्राट को ही सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है। इसके शेष अंग अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, बल, सेना और मित्र सम्राट के द्वारा ही संचालित होते थे तथा अपने अस्तित्व के लिए इस पर निर्भर करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने विशाल साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया था। इन प्रांतों को चक्र कहा जाता था। अशोक के समय इन प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी। इन प्रांतों के शासन की सम्राट के प्रतिनिधित्व द्वारा संचालित होता था। जो पूरा प्रांत था या पूरा राज्य था वो प्रांतों में डिवाइड था पूरा राज्य, और इन प्रांतों को चक्र कहा जाता था। अशोक के जो टाइम था उसमें तो इनकी संख्या 5 हो गई थी, पर चंद्रगुप्त के समय इनकी संख्या 4 थी। एक तरफ प्रांत है और उनकी राजधानी है उत्तरपथ। उत्तरपथ की राजधानी आपकी तक्षशिला थी। दक्षिण पथ की राजधानी स्वर्णगिरी थी। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग की राजधानी तोसली थी। प्राची मध्य देश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। उत्तरपथ, दक्षिणापथ, अवंती राष्ट्र व प्राची ये तो चंद्रगुप्त के टाइम में भी थे, पर इसमें अशोक के टाइम में कलिंग जिसकी राजधानी तोसली थी वो इसमें जुड़ा था। प्रांत में कई मंडल होते थे। प्रदेष्टा नामक अधिकारी मंडल का प्रधान होता था। अशोक के अभिलेखों में प्रदेष्टा को प्रादेशिक कहा गया है। मंडल को जिले में बांटा गया जिन्हें आहार या विषय कहा जाता था। जिले का शासक स्थानिक होता था जो सम्हर्ता के अधीन था। स्थानिक के अधीन गोप होते थे जिनके अधिकार क्षेत्र में 10 ग्राम होते थे। सम्हर्ता के अधीन प्रदेष्टा नामक अधिकारी भी था जो स्थानिक गोप तथा ग्राम के अधिकारियों के कार्यों की जांच करता था। अशोक के अभिलेखों में युक्त का उल्लेख है। इन अधिकारियों के माध्यम से केंद्रीय व स्थानीय शासन के बीच संपर्क बना रहता था। जो युक्त कर्मचारी थे या युक्त अधिकारी थे वो केंद्र और स्थानीय शासन जो ग्राम शासन है उसके बीच एक कड़ी होते थे और ये इनके बीच संपर्क बना रहता था आपस में। अशोक के अभिलेखों में युक्त का उल्लेख है। इन अधिकारियों के माध्यम से केंद्रीय व स्थानीय शासन के बीच संपर्क बना रहता था। मौर्य काल के प्रमुख नगरों का प्रशासन नगर पालिका द्वारा चलाया जाता था। मैगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। एक तरफ समिति है वहाँ दूसरी तरफ उनके कार्य है। प्रथम समिति उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करती थी। द्वितीय समिति आपकी विदेशियों की देखरेख करती थी। तृतीय समिति जन्म मरण का लेखा जोखा रखती थी। चतुर्थ समिति आपकी व्यापार व वाणिज्य से संबंधित थी। पंचम समिति निर्मित वस्तुओं के क्रय विक्रय का निरीक्षण करती थी। छठी समिति बिक्री कर वसूल करती थी।
छठी समिति का जो कार्य था वो बिक्री कर वसूल करना था। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। इसका अध्यक्ष ग्रामीण होता था। अर्थशास्त्र के अनुसार केंद्रीय प्रशासन में 18 विभाग थे जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। मौर्यकालीन विभाग व अधिकारी इस प्रकार थे। जो मौर्यकालीन प्रशासन था वो 18 विभागों में विभक्त था। इनको तीर्थ कहा जाता था। मंत्री पुरोहित, ये इसे प्रधानमंत्री कहा जाता था। समहर्ता वित्त मंत्री होता था। युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता था। सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री था। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष था। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था। व्यवहारिक नगर का प्रमुख न्यायाधीश था। दंडपाल पुलिस अधिकारी होता था। नायक सेना का संचालन करता था। कामांतरिक कारखानों का अध्यक्ष था। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। प्रशस्ता राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला होता था। दुर्गपाल राजकीय दुर्गों का अध्यक्ष होता था। आठविक वन विभाग का अध्यक्ष था। मंत्री परिषदाध्यक्ष सॉरी मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। अंतर्वार्षिक सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान था। द्वारिक राजमहलों की देखरेख करने वाला था। नागरक नगर का कोतवाल होता था। अर्थशास्त्र में इन पदाधिकारियों के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी का भी उल्लेख है। इनकी जो संख्या थी वो 26 थी। इन्हें अध्यक्ष कहा जाता था। इन अध्यक्षों को यूनानी लेखकों ने मजिस्ट्रेट कहा है। और कुछ प्रमुख अध्यक्ष इस प्रकार हैं। ये सारे तो 26 तो नहीं है, पर किन्हीं का उल्लेख मिलता है। जिनकी सूची मिलती है आपके अर्थशास्त्र में वो इस प्रकार हैं। सीता अध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष था। पढ़ना अध्यक्ष वाणिज्य का अध्यक्ष था। लक्षणा अध्यक्ष छापे खाने का अध्यक्ष होता था। मुद्रा अध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष था। पतना अध्यक्ष बंदरगाहों का अध्यक्ष था। संस्था अध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष था। सूना अध्यक्ष बूचड़ खाने का अध्यक्ष था। गणिका अध्यक्ष वैश्याओं का निरीक्षण करता था। अकारा अध्यक्ष खानों का अध्यक्ष था। विविता अध्यक्ष बंदरगाह वो चारगाह का अध्यक्ष था। और गौणा अध्यक्ष पशु विभाग का अध्यक्ष था। देवता अध्यक्ष धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष था। नवा अध्यक्ष जहाजरानी विभागों का अध्यक्ष था। लोहा अध्यक्ष धातु विभाग का अध्यक्ष था। कुप्या अध्यक्ष वन संपदा का अध्यक्ष था। शुल्का अध्यक्ष कर विभाग का अध्यक्ष था। सूत्रा अध्यक्ष कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष था। कोठरागार अध्यक्ष सुवर्णा अध्यक्ष आभूषण विभाग का अध्यक्ष था। मौर्य के केंद्रीय प्रशासन में अध्यक्षों का महत्वपूर्ण स्थान था तथा उन्हें 1000 पर वार्षिक वेतन मिलता था। उन्हें 1000 पण वार्षिक वेतन मिलता था। पण है ये। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख होता है। जो मौर्य काल है उसमें 2 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख होता है। एक धर्मस्थीय व कंटक शोधक। जो धर्मस्थीय न्यायालय था ये दीवानी न्यायालय होता था। जो कंटक शोधक था ये फौजदारी न्यायालय होता था। जो धर्मस्थीय में जैसे चोरी चकारी इस टाइप के मामले सुने जाते थे। और जो कंटक शोधक है उसमें जैसे हत्या और जो जितने भी संदिग्ध अपराध होते हैं उस टाइप के मामले इसमें आते थे। धर्मस्थीय इन न्यायालयों में पारस्परिक विवादों का निपटारा होता था। यह आज के दीवानी न्यायालय की तरह होते थे। चोरी डाका लूट मारपीट मानहानि जैसे मामले धर्मस्थीय में ले जाते थे। कंटक शोधन यह फौजदारी न्यायालय होते थे। इसमें हत्या व संदिग्ध अपराध जैसे मामलों का निपटारा होता था।
प्रदेष्टा इन मामलों का निपटारा करता था। मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालय तो थे, पर जो अंतिम निर्णय था वो राजा का ही मान्य होता था। चाणक्य के अनुसार शासन के 4 प्रमुख अंग थे: धर्म, व्यवहार, चरित्र व राज शासन। इसकी सहायता से न्यायाधीशों को दंड का निर्धारण करना पड़ता था। गलत बयान लिखने, निरपराध को कारावास देने, अपराधी को छोड़ देने के दोष में न्यायाधीशों व न्यायालय के कर्मचारियों को भी दंड दिए जाते थे। मौर्य काल में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। यह 2 प्रकार के होते थे: संस्था व संचार। संस्था गुप्तचर एक स्थान पर रहकर संगठित होकर कार्य करते थे, जबकि संचार गुप्तचर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए कार्य करते थे। ये एरियन है। एरियन ने गुप्तचरों को ओवेसियर व स्ट्रैबो ने गुप्तचरों को इंस्पेक्टर कहा है। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था देखेंगे अब हम। मौर्यकालीन राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि व पशुपालन और वाणिज्य पर आधारित थी, जिन्हें सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था। राजकीय भूमि को सीता व इसके अध्यक्ष को सीता अध्यक्ष कहा जाता था। क्रस्ट जुती हुई भूमि को, अक्रस्ट बिना जुती हुई भूमि को व स्थल ऊंची भूमि को कहा जाता था। आदेव मात्रक भूमि, बिना वर्षा के अच्छी फसल उगाने वाली भूमि को कहा जाता था। मौर्य काल में कई प्रकार के करों को लिया जाता था। मौर्य काल में प्रवेश्य, आयात कर, बलि, भू राजस्व कर, हिरण्य, नगद कर, प्रणय, आपातकालीन कर व भाग भूमि कर वसूला जाता था। ये सब कर के टाइप हैं। जैसे बलि भू राजस्व कर होता था और भाग भूमि कर होता था। ये मौर्य काल में लिए जाते थे। सिंचाई के लिए अलग से उपज का 1/5 से लेकर 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। भूमि कर व सिंचाई कर को मिलाकर किसान को उपज का लगभग 1/2 भाग देना पड़ता था। सामाजिक व्यवस्था। मौर्य काल में वर्ण ने जाति का रूप धारण कर लिया था, जिसका आधार जन्म को माना गया है। यूनानी लेखकों ने के विवरण से जाति व्यवस्था के अध्ययन जटिल होने की सूचना मिलती है। मेगास्थनीज के अनुसार समाज को 7 विभागों में वर्गीकृत कर दिया गया था: दार्शनिक, कृषक, योद्धा, पशुपालक, व्यापारी या शिल्पी, निरीक्षक, मंत्री। दार्शनिक, इसके अंतर्गत पुजारी, भिक्षु व विद्वान आते थे। कृषक, इसके अंतर्गत किसान आते थे। इनकी संख्या 7 बताई गई है। योद्धा, किसानों के बाद सैनिकों की संख्या सर्वाधिक थी। पशुपालन, ये पशुओं को पालते थे। इसमें व्यापारी या शिल्पी, यह नगरों में निवास करते थे। इसमें उद्योगपति वगैरह आते थे। निरीक्षक, यह समाज में व्यवस्था का निरीक्षण करते थे। ये समझ नहीं है, समाज है। मंत्री, समाज में इसके अंतर्गत शासक वर्ग आते थे, जो राजा के सहायता करते थे। उसके बाद जो मंत्री होते थे, जैसे वजीर वगैरह होते थे, प्रधानमंत्री वगैरह होते थे, वो उसके अंतर्गत आते थे। अब इसके बाद हम जितने भी प्रश्न उत्तर है वो लेंगे हम। नंद वंश के पतन और मौर्य वंश के उत्थान का वर्णन किस में मिलता है? विष्णु पुराण। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया है। आंसर, मुद्रा राक्षस में। नेक्स्ट, मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ की रचना हुई है। आंसर, 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त के पिता का नाम कपिल मिलता है? आंसर, व्रत कथा कोश। नेक्स्ट, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, कौटिल्य द्वारा लिखे गए ग्रंथ अर्थशास्त्र का उल्लेख मिलता है।
अर्थशास्त्र में किस चीज़ का उल्लेख मिलता है? तो आंसर है इसका राजा के अधिकार व उसके कर्तव्यों से संबंधित सिद्धांतों का। जो एक अर्थशास्त्र है, ये एक प्रशासनिक संबंधित बुक है। इसमें राजा के अधिकारों पर प्रकाश डाला गया है। चाणक्य का वास्तविक नाम क्या है? आंसर विष्णुगुप्त। चाणक्य का जो अन्य नाम है वो विष्णुगुप्त व कौटिल्य भी मिलता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। किसके अनुसार यह कहा गया है कि चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख सेना के साथ पूरे भारत को रौंद डाला? आंसर जस्टिन। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख सैनिक थे। जो उसका शासन था वो पूरे भारत में फैला हुआ था। यूनानी लेखकों ने किसे अमित्रोचेटस कहा है? बिंदुसार। अमित्रोचेटस का अर्थ है शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला। और जो इसका हिंदी में रूपांतरण है वो है अमित्रघात। भारतीय इतिहास में श्रवणबेलगोला के प्रसिद्ध होने का सर्वप्रथम कारण था? इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने जहां अपने जीवन का अंतिम दिन व्यतीत किए थे। नेक्स्ट, कौटिल्य द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र का माध्यम क्या था? आंसर संस्कृत। इस पुस्तक में 6,000 श्लोक थे और ये 15 अधिकरणों में डिवाइड थी। ये शासन के सिद्धांतों की पुस्तक थी। इसमें राजा के अधिकारों का वर्णन किया गया था। किस ग्रंथ की तुलना मैकियावेली के ग्रंथ प्रिंस से की गई है? आंसर अर्थशास्त्र। किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों का वध करके सिंहासन पर आसीन हुआ था? आंसर अशोकवदान या दिव्यवदान। मयूर मौर्यों का वंशीय चिन्ह था। इस मत का प्रतिपादन किया था ग्रुनवेडल द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य व घनानंद के बीच संघर्ष का उल्लेख किसमें मिलता है? आंसर परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन में घनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच संघर्ष का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य की परिषद का उल्लेख मिलता है? आंसर महाभाष्य। नेक्स्ट, मैगस्थनीज किसके राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? आंसर सेल्यूकस निकेटर। जो सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति था और इसका राजदूत था मैगस्थनीज। यह चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे भारत आया था। वह अभिलेख जिससे प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था? आंसर रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का जो साम्राज्य था वो पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। नेक्स्ट, अशोक के बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण था? आंसर देव नाम प्रिय की उपाधि। देव नाम प्रिय का अर्थ है देवताओं का प्रिय। नेक्स्ट, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? आंसर जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे। अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता पर प्रकाश डालता है? आंसर 12वां शिलालेख। खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के बारे में कौन सा शिलालेख या अभिलेख प्रकाश डालता है? आंसर है इसका सोहगोरा ताम्रपत्र। मौर्य प्रशासन में समहर्ता का कार्य क्या था? आंसर राजस्व इकट्ठा करना। जितने भी टैक्सेस थे वो इकट्ठा करता था समहर्ता। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल में जारी था? आंसर जन्म मरण का पंजीकरण। जो जन्म मरण का पंजीकरण है वो भी अभी नगर पालिका द्वारा होता है, जो कि अभी जो मौर्य काल से स्टार्ट हुआ था और अभी भी ये प्रथा चल रही है।
नेक्स्ट, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? आंसर, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में कौन से न्यायालय थे? आंसर, धर्मस्थीय व कंटक शोधक। जो धर्मस्थीय न्यायालय था ये व्यवहारिक था, न्यायालय था, मतलब दीवानी न्यायालय था, और जो कंटक शोधक न्यायालय था वो फौजदारी न्यायालय था। नेक्स्ट, मनुष्य को अपने धर्म का आदर व दूसरे के धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए, लोग एक दूसरे के धर्म को सुने, यह उल्लेख मिलता है? आंसर, अशोक के 12वें शिलालेख में। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, दशरथ में से कौन बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? आंसर, अशोक और दशरथ। नेक्स्ट, कालसी, शहबाजगढ़ी व मेरठ में से कौन सा अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? आंसर, शहबाजगढ़ी। वह अभिलेख जिसमें अशोक के करारोपण के बारे में जानकारी मिलती है? आंसर, रुम्नुदेय स्तंभ अभिलेख। अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है? आंसर, कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख को। कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। नेक्स्ट, मौर्य काल में सीता क्या थी? आंसर, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। अशोक के समकालीन श्रीलंका का राजा था? नेक्स्ट, अशोक के समकालीन श्रीलंका का राजा था? आंसर, देवानामनिम्पिया तिस्सा। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर किसने विभाजित किया था? आंसर, मेगास्थनीज की ने इंडिका में। नेक्स्ट, अशोक के पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? आंसर, प्राकृत भाषा में। राज्य के सप्तांग सिद्धांतों के अनुसार राज्य के अंग हैं? आंसर, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, सेना और मित्र। किस अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है? गुर्जरा, मास्की, नेत्तूर व उदयगोलम। ये 4 अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? आंसर, अशोक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। अशोक ने लुम्बिनी में कितने प्रतिशत भाग कर लेने की घोषणा की थी? 1/8 कर, क्योंकि जो लुम्बिनी था वो भगवान गौतम बुद्ध का निवास स्थल था, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी, तब उसने 1/8 कर लेने की घोषणा की थी, क्योंकि यहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। किस युद्ध ने अशोक के हृदय को परिवर्तित कर दिया? आंसर, कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व। कलिंग के युद्ध में बहुत बुरी तरह से नरसंहार हुआ था, जो देखकर अशोक का हृदय द्रवित हो गया और उसने दोबारा शस्त्र उठाने की प्रतिज्ञा ली कि वो दोबारा कभी शस्त्र नहीं उठाएगा। लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ, इस बात की पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? अशोक के अभिलेख से। सेंट्रोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त की पहचान किसने की? आंसर, विलियम जोन्स ने। किस अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिम भारत को विजित किया? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसका साम्राज्य पश्चिम भारत तक फैला था। कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेखों के कारण। जो कालसी है वो देहरादून, जो उत्तराखंड है, वहाँ पे स्थित है और इसमें ये अशोक के अभिलेखों के कारण प्रसिद्ध है। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है? आंसर, अनुराधापुर, श्रीलंका। नेक्स्ट, गांव के शासन को स्वत्वशासी पंचायत के माध्यम से संचालित करने का श्रेय है? आंसर, मौर्य प्रशासन को। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किस
का बना हुआ है? आंसर लकड़ी का। अस्पताल और औषधियों के बाग का निर्माण किसने कराया? आंसर अशोक ने। अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? आंसर प्राकृत भाषा में। अशोक के द्वारा स्वयं को मगध का सम्राट किस अभिलेख में बताया गया है? आंसर भाब्रू शिलालेख में। किन दक्षिण राज्यों का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में हुआ है? आंसर चोल, पांड्य, सत्यपुत्र व केरलपुत्र। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त को सेंट्रोकोटस कहा जाता था। बिंदुसार का उपनाम अमित्रघात था। अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता था व चाणक्य का अंतिम नाम विष्णुगुप्त था। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? आंसर जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने श्रवण बेलगोला में अपने शरीर का त्याग करा था। जो संलेखना विधि थी उसके द्वारा उपवास ग्रहण करके इन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। किस मौर्य शासक ने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया? आंसर बिंदुसार। ये प्रांत हैं और प्रांतों की राजधानियां हैं। उत्तर पथ की जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। दक्षिण पथ की स्वर्णगिरी थी। मध्य देश की पाटलिपुत्र थी। कलिंग की तोसली थी व अवंती उज्जैनी की राजधानी थी। किसके अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी? मैगस्थनीज का मानना था कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। अशोक के धम्म की परिभाषा किस में मिलती है? आंसर राहुलोवाद सूत्र में। जो अशोक ने राहुलोवाद सूत्र से अपने धम्म की परिभाषा ली थी। सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत किसके दरबार में भेजा था? आंसर बिंदुसार के। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।